हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी बुक से, यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक। 12th में दो बुक हैं और इसमें पहला बुक है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, ठीक है। और इसमें बात करेंगे चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 में भी बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए भूगोल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले है कि भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। क्या है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना होता है, ठीक है। और एरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। एरेटोस्थनीज, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एरेटोस्थनीज को भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगला बिंदु है भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। भूगोल को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसमें भौतिक से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में क्या होता है? मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। भूगोल को जानने के बाद अब आते हैं मानव भूगोल को जानेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर क्योंकि इसी पर आधारित है, मानव भूगोल पर। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार से है। तो इसमें है आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। भूगोल का जनक जो है आपको एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, लेकिन मानव भूगोल का जो जनक माना जाता है और इसको फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल को क्या माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया है। कौन सा पुस्तक? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी में क्या किया है? मानव भूगोल का वर्णन किया है अपना पुस्तक में। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषाएं देखेंगे तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल किसको कहेंगे, ठीक है। तो इनकी परिभाषाएं इस प्रकार से है। मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेडजेल क्या कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप जो मानव भूगोल का डिफिनेशन ये भी रेडजेल के अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, रेडजेल के अनुसार क्या कहा है मानव भूगोल को। और आपको एलन सी सैंपल ने क्या कहा है? मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी, यहाँ पर स्थिर होगा, ठीक है। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो सैंपल क्या कहा है? मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी जो है और क्रियाशील मानव की जो जितनी भी क्रियाएं होती है उनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन ही मानव भूगोल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधाराएं, ठीक है। तो मानव भूगोल की क्या क्या विचारधाराएं देखेंगे। मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से है, ठीक है। वो मानव भूगोल को किस नज़रिए से देखते हैं वैज्ञानिक, उस पर निर्भर है।
साधारण शब्दों में कहे तो आज तक मानव भूगोल के अनेकों वैज्ञानिक हुए। उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के बीच को देखा, उन्हीं से ही भौगोलिक विचारधाराएं बनी। उन्हीं से क्या बने? भौगोलिक विचारधाराएं बनी। ठीक है। तो मानव भूगोल की मुख्य रूप से 3 विचारधाराएं हैं। मानव भूगोल की मुख्य रूप से कितने विचारधाराएं? 3 विचारधाराएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नियतिवाद पहला है, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनिश्चयवाद। ठीक है। इन सब विचारधाराओं ने, भूगोलवेत्ता ने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की है। नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। चलिए इनमें से प्रथम जो विचारधाराएं हैं वो है निश्चयवाद। इसको हम नियतिवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है। यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। यानी यह प्रथम विचारधाराओं में आता है। ठीक है। उस समय जब व्यक्ति जो है जंगल में रहते थे, ठीक है, आदि मानव जैसे होते थे, उस समय की विचारधाराएं हैं। तो इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था और पृथ्वी से डर कर रहता था। पृथ्वी से कैसा रहता था? डर करके रहता था। डर कर रहता था और उसमें खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। तो ऐसे व्यक्ति जो उस समय क्या होता, जो प्रकृति के अधीन था, तो वो पृथ्वी को क्या प्रभावित कर सकता होगा, है ना? तो कुछ नहीं कर सकता होगा। तो यही है नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधाराएं हैं। ठीक है। इन विचारधारा की विशेषता को बात करें तो इसमें है कि प्रौद्योगिकी के स्तर, पॉइंट बना के है, तो प्रौद्योगिकी स्तर निम्न था। उस समय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो था हमारे पास वो नहीं था। कोई भी टेक्नोलॉजी उस समय उपलब्ध नहीं। दूसरा क्या है, मानव विकास 9 के बराबर था। उस समय मानव विकास नहीं था। और तीसरा है कि मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था, उससे वो डरता था। एक उदाहरण के लिए बता दे, अगर बारिश के समय में अगर बादल गरजता है, ठीक है, तो बादल गरजता है तो व्यक्ति का ये मान्यता था कि ये भगवान कर रहा है, हमने ज़रूर कोई पाप किया होगा जिसका दंड हमें मिल रहा है। उन्होंने प्रकृति के वो नीचे रहता था। ठीक है। तो इसमें प्रकृति को यानी आगे रखा जाता था और खुद मानव जो होते थे वो पीछे रहते थे। तो इस प्रकार की विचारधाराएं जो है वो निश्चयवाद विचारधाराएं हैं। चलिए अगला बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है, मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता था। यानी पृथ्वी से वो कुछ ऐसा वर्क नहीं करता था, कुछ संसाधन का भी इस्तेमाल नहीं करता था। जो संसाधन आवश्यक हमारे आसपास रहते थे उनका भी इस्तेमाल वो नहीं कर पाता था। इस विचारधाराएं के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। वो मानव को किस प्रकार चलाती? अपने अनुसार चलाती थी। उदाहरण के तौर पर बात करें तो पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश न होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन न ढूंढकर पृथ्वी की पूजा करने और उससे खुश करने में लग जाता था ताकि बारिश हो सके और वह अच्छे से खेती कर सके। तो पहले के समय में अगर मान के चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका कि पुराने समय में क्या होता था, मानव या आदिवासी जो कृषक वगैरह जो खेती बाड़ी करते थे, तो उस समय क्या होता था कि अगर बारिश न आए किसी वर्ष तो वो क्या करता था, बारिश देवता को, मेघ देवता को पूजा करता था ताकि वो खुश होकर के बारिश करे। ठीक है। तो जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके। तो लेकिन वो
कई अन्य स्रोत को नहीं ढूंढ पाता था। जैसे नलकूप के लिए वो दिमाग लगाता है ना, तो अगर इस टाइप से वो दिमाग लगाता तो वो निश्चयवाद विचारधारा नहीं होती। ठीक है, ये उदाहरण काफ़ी अच्छा उदाहरण है। अगला टॉपिक है, ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण। निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। यानी कैसा स्थिति होगा? निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव भूगोल का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इस स्थिति के अंदर मानव ने भूगोल के अनुसार जीना सीखा है, पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा है। यानी पृथ्वी पर जो रहते हैं वो पृथ्वी को यानी सर्वमान्य मान करके वो जीता था। ठीक है, मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था, जिसके समर्थक रेडजेल और हम्बोल्ट थे। और इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो कौन थे? विचारधारा के समर्थक तो वो थे रेडजेल और हम्बोल्ट थे। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जो है वो जल्द आप लोग के सामने आएगा। धन्यवाद।